गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, जहां रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी दुनिया बस उसकी बूढ़ी माँ और उसकी छोटी सी झोपड़ी तक सीमित थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन बंजर होने के कारण वहां से कुछ खास उपज नहीं होती थी। रामू रोज सुबह सुबह खेत में मेहनत करता और पास के गांवों में भी मजदूरी करने जाता था, लेकिन फिर भी पेट भरने के लायक अनाज मुश्किल से ही जुट पाती थी। एक दिन जब रामू बाजार से लौट रहा था, तो उसे रास्ते में उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा था। बाबा, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? क्या समस्या है आपको? बताइए बाबा। बेटा, कई दिनों से मैं खाना नहीं खाया हूँ। बस थोड़ा पानी मिल जाता तो बहुत मेहरबानी होती। रामू ने अपनी झोली से सूखी रोटी और पानी निकाला और बोला, बाबा ये लीजिए, पहले इसे आप खाइए, उसके बाद आप अपनी समस्या बताइए। बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे रोटी खाई और पानी पीकर चैन की सांस ली। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। बेटा, तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। बाबा, यह कोई उपकार नहीं, यह तो इंसानियत है। बूढ़ा आदमी गहरी नजर से रामू को देखने लगा, फिर अपनी जेब से एक छोटा सा बीज निकाला और रामू को दिया और बोला, बेटा, यह कोई साधारण बीज नहीं है। इसे अपनी जमीन में लगाओ और धैर्य रखना। ये बीज तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। ठीक है बाबा, अब मैं अपने घर जाता हूँ। मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर रामू घर जाने के लिए निकल जाता है। घर लौटकर रामू ने अपनी माँ को पूरा किस्सा सुनाया। बेटा, लोग ऐसे ही बहकाने वाली बातें करते हैं। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, न कि किसी चमत्कार पर। माँ, इसमें हर्ज ही क्या है? ये बस एक बीज ही तो है। अगर कुछ न भी हुआ तो कम से कम एक पौधा तो उग ही आएगा। ठीक है बेटा, लेकिन अपनी उम्मीद को इससे मत जोड़ना। तुम मेहनत करते रहना। अगली सुबह रामू ने अपनी बंजर जमीन के बीचों बीच एक छोटा सा गड्ढा खोदा और उसमें वह बीज बो दिया। फिर उसने रोज उसे पानी देना शुरू किया। दिन बीतते गए, लेकिन मिट्टी में कोई हलचल नहीं हुई। रामू निराश होने लगा। क्या सच में मैंने किसी झूठी आशा का पीछा किया? माँ सही ही कह रही थी, ये कोई चमत्कारी बीज नहीं है। लेकिन उस बूढ़े बाबा ने कहा था कि धैर्य रखना। मैं और कुछ दिन और इंतजार करता हूँ, वैसे भी मेरी जमीन बंजर पड़ी हुई है। रामू फिर भी हार मानने वाला नहीं था। उसने पानी देना जारी रखा। कुछ दिन बाद जब रामू और उसकी माँ खेत पर पहुंचे, तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जिस जगह उसने बीज बोया था, वहां एक छोटी सी पौधा थी। माँ देखो, ये उग आया। रामू, यह कोई आम पौधा नहीं लग रहा है। इसकी पत्तियां और तने दूसरे पौधे से अलग है। शायद वो व्यक्ति सच कह रहा होगा। माँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आज तक हमारे जमीन में कुछ उगा नहीं था। कितने दिनों तक यह जमीन बंजर थी, लेकिन आज देखो, बाबा का लगाया हुआ बीज उग गया। रामू और उसकी माँ रोज उस पौधे को देख देखकर हैरान होते। बाकी खेत बंजर था, लेकिन यह पौधा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसकी पत्तियां और तना किसी आम पौधे से अलग लगते थे। एक दिन गांव का एक बूढ़ा किसान हरिया रामू के खेत से गुजरा। पौधे को देखकर वह ठिठक गया। अरे रामू, ये पौधा कहाँ से लाया तू न? हरिया काका, एक बाबा ने मुझे इसका बीज दिया था। कहते थे कि यह मेरी तकदीर बदल देगी। हरिया ने पौधे की पत्तियां छूकर देखा और गहरी सोच में पड़ गया। क्या हुआ काका, आप क्या सोच रहे हैं? बेटा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर यह वही है तो तेरा भाग्य सच में बदल सकता है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं काका?
रामू, यह कोई आम पौधा नहीं है। मेरे दादा कहते थे कि पुराने जमाने में एक ऐसा बीज हुआ करता था जिससे उगने वाला पौधा सोने के फल देता था। पर यह सिर्फ कहानियां थीं। अगर यह वही पौधा है तो तुझे संभल कर रहना होगा, क्योंकि ऐसे चमत्कारों पर सबकी नजर पड़ सकती है। इतना बोलकर हरिया वहां से चला जाता है। रामू के मन में हलचल मच जाती है। क्या यह सच में कोई चमत्कारी पौधा है? हरिया काका की बातों ने उसके दिमाग में कई सवाल खड़े कर दिए थे। अब वह हर सुबह पौधे को पहले से ज्यादा ध्यान से देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि पौधा तेजी से बढ़ रहा था और उसकी डालियां किसी मजबूत पेड़ की तरह फैलने लगी थीं। कुछ हफ्तों बाद एक सुबह जब रामू और उसकी माँ खेत पर पहुंचे तो उसकी आंखें हैरान रह गईं। पौधे की एक डाल पर एक चमकता हुआ फल लटक रहा था। वह आम फलों से अलग था। उसकी सतह सुनहरी थी और हल्की रोशनी सी निकल रही थी। माँ, देखो ये कैसा फल है। ये दूसरे फलों से अलग लग रहा है। बेटा, यह कहीं कोई मुसीबत तो नहीं ले आएगा? पता नहीं माँ, लेकिन ये साधारण फल नहीं लग रहा है। रामू ने धीरे से फल को तोड़ा। जैसे ही उसने उसे अपने हाथों में लिया, उसका वजन सामान्य से ज्यादा महसूस हुआ। माँ, ये तो बहुत भारी है। पता नहीं इस फल के अंदर क्या है। चलो माँ, हम इस फल को पत्थर में तोड़कर देखते हैं। जिज्ञासावश उसने फल को खटाखट पत्थर पर तोड़ा और जैसे ही उसका बाहरी छिलका हटा, रामू की सांसें थम गईं। फल के अंदर ठोस सोना था। रामू और उसकी माँ उस सोने के फल को हाथ में लिए स्तब्ध खड़े थे। ऐसा चमत्कार उन्होंने कभी नहीं सोचा था। बेटा, यह बात किसी को मत बताना। अगर गांव वालों को पता चल गया तो लोग जलने लगेंगे, और अगर राजा को भनक लग गई तो हम मुसीबत में फंस सकते हैं। माँ, लेकिन अगर यह पौधा ऐसे ही फल देता रहा तो हम गरीब नहीं रहेंगे। हमारी जिंदगी बदल सकती है। बेटा, धन संपत्ति जितनी जल्दी मिलती है उतनी ही जल्दी खतरा भी लाती है। हमें समझदारी से काम करनी होगी। रामू को माँ की बात समझ में आई। उसने फैसला किया कि वह चुपचाप इस पौधे की देखभाल करेगा और इस रहस्य को अपने तक ही रखेगा। अगले कुछ हफ्तों में पौधे पर और भी चमकदार फल आने लगे। रामू धीरे धीरे फल तोड़ता और उन्हें गांव से दूर जाकर एक व्यापारी को बेच देता। उसे अच्छे पैसे मिलते, लेकिन वह दिखावे से बचता था। धीरे धीरे रामू की हालत सुधरने लगी। उसने अपनी टूटी फूटी झोपड़ी की मरम्मत करवाई, माँ के लिए नए कपड़े खरीदे और खाने पीने की चिंता खत्म हो गई। लेकिन उसकी साधारण जिंदगी में यह बदलाव लोगों की नजरों से ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह सकता था। रामू के पास अचानक इतने पैसे कहाँ से आ गए? कल तक तो वो मजदूरी करता था। हाँ यार, और मैंने सुना है वो हर हफ्ते बाहर के गांव जाता है। जरूर कोई बड़ा राज है जो रामू हमसे छिपा रहा है। धीरे धीरे यह चर्चा पूरे गांव में फैलने लगी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। रामू को अंदाजा नहीं था कि उसकी बदलती किस्मत गांव वालों की नजरों में आ रही है। वह अब भी पौधे की देखभाल कर रहा था और चुपचाप सोने के फल बेचकर अपनी जिंदगी सुधार रहा था। लेकिन धीरे धीरे गांव में उसकी अमीरी को लेकर सवाल उठने लगे। एक दिन जब रामू खेत से लौट रहा था तो रास्ते में रघु और मोहन ने उसे रोक लिया। रामू, बताओ तो सही, ये अचानक तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? हाँ रामू, हमें भी तो वो जगह बताओ जहाँ पैसा उगता है। रामू को अंदेशा हो गया कि लोग शक करने लगे हैं, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने सच बता दिया तो यह रहस्य उसके लिए मुसीबत बन सकता है। क्या सोच रहा है रामू? बताओ, तुम इतना जल्दी अमीर कैसे बन गए? रघु भैया, मैंने कुछ नहीं छिपाया। बस थोड़ी मेहनत से जिंदगी संभल रही है। अगर सही मौके पर सही जगह मेहनत करो तो पैसा आ ही जाता है। इतना कहकर रामू वहां से चला जाता है।
समझ रहे हो ना मोहन, कुछ तो गड़बड़ है। हमें इस पर नजर रखनी होगी। रामू की अमीरी की बातें गांव से निकलकर पास के शहर तक पहुंच गईं। वहां के एक व्यापारी को शक हुआ कि रामू के पास कोई अनोखी संपत्ति है। यह खबर धीरे धीरे राजा तक जा पहुंची। राजा को जब यह पता चला कि एक गरीब किसान अचानक अमीर हो गया है, तो उसे शक हुआ कि यह कोई काला जादू या अनोखा खजाना हो सकता है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, जाओ उस किसान को दरबार में हाजिर करो। मुझे जानना है कि उसके पास ऐसी कौन सी दौलत है जो वह इतना जल्दी अमीर हो गया। और इधर रामू जब शाम को अपने घर पहुंचा तो माँ घबराई हुई थी। बेटा, मैंने सुना है कि राजा के सैनिक तुझे खोज रहे हैं। अगर राजा को सोने के फलों के बारे में पता चल गया तो न जाने क्या होगा। बेटा, हमें यह गांव छोड़ देना चाहिए। अगर राजा को इस पौधे के बारे में पता चला तो वह इसे हमसे छीन लेगा। माँ, भागने से हम पूरी जिंदगी डरकर जिएंगे। अगर हमें इस पौधे को बचाना है तो हमें हिम्मत से काम लेना होगा। अगली सुबह राजा के सैनिक रामू के घर पहुंचे। दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। रामू किसान, राजा ने तुम्हें दरबार में बुलाया है, तुरंत चलो। रामू ने गहरी सांस ली और सैनिकों के साथ चल पड़ा। दरबार में राजा सिंहासन पर बैठा था। चारों तरफ दरबारी और सैनिक खड़े थे। जैसे ही रामू अंदर आया, राजा ने उसे गौर से देखा। रामू, मुझे सुनने में आया है कि तुम अचानक अमीर हो गए हो। सच बताओ, तुम्हारे पास कौन सा खजाना है? महाराज, मेरी अमीरी मेहनत की देन है। मैं झूठ नहीं सुनना चाहता किसान। अगर तुम्हारे पास कोई रहस्य है तो बेहतर होगा कि तुम अभी बता दो, वरना इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ। मेरी अमीरी का कारण मेरी मेहनत और समझदारी है। मैंने अपनी जमीन को अच्छे से जोतकर उपजाऊ बना लिया और फिर उसमें एक दुर्लभ पौधा उगाया जिसके फल बाजार में बहुत महंगे बिकते हैं। कैसा पौधा? क्या खासियत है उसमें? रामू जानता था कि अगर वह सोने के फलों का सच बता देगा तो राजा यह पौधा उससे छीन लेगा। इसलिए उसने झूठ के बजाय आधा सच बोलने का फैसला किया। महाराज, यह पौधा एक विशेष औषधीय पौधा है जिसके फल बेहद कीमती होते हैं। मैंने इसे मेहनत से उगाया है और यही मेरी आमदनी का स्रोत है। राजा को अब भी विश्वास नहीं हुआ। वह चालाक था और किसी भी रहस्य को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। अगर यह सच कह रहा है तो हमें इसकी परख करनी होगी। सैनिकों, चलो मुझे भी इसके खेत पर ले चलो। मुझे भी उस पौधे को देखना है। रामू राजा और सैनिकों के साथ अपने खेत की ओर बढ़ा, लेकिन रास्ते में ही उसने एक योजना बना ली। जैसे ही वे खेत के पास पहुंचे, उसने देखा कि उसकी माँ पहले से ही वहां थी और इशारे को समझते हुए उसने तुरंत काम शुरू कर दिया था। माँ ने झटपट एक दरांती उठाई और पौधे की सभी डालियां काट डाली ताकि उसमें लगे सोने के फल हट जाएं। फिर उसने उसके चारों ओर की मिट्टी खोद दी ताकि पौधा अब बस एक सूखी झाड़ी जैसा लगे। जब रामू और राजा और उसके सैनिक खेत पर पहुंचे तो राजा के सिपाहियों ने देखा कि वहां बस एक साधारण सूखा सा पौधा खड़ा था। यही है वो पौधा? ये तो कोई साधारण झाड़ी लगती है। हाँ महाराज, मैंने आपसे कहा था कि यह औषधीय पौधा है, लेकिन शायद यह अब अपनी ताकत खो चुका है। बिना देखभाल के यह सूख गया है। सैनिकों ने खेत में इधर उधर देखा, लेकिन वहां कुछ भी असामान्य नहीं था। सैनिकों, यह किसान झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन लगता है कि उसकी किस्मत अब उसका साथ नहीं दे रही। इसे छोड़ दो। अगर कभी कुछ संदिग्ध लगे तो फिर से इसकी जांच की जाएगी। चलो सैनिकों, यहां से। रामू ने राहत की सांस ली। कुछ दिनों बाद रामू और उसकी माँ ने दोबारा पौधे की देखभाल शुरू कर दी। उन्होंने यह सीख लिया था कि असली ताकत किसी चमत्कारी पौधे में नहीं,
बल्कि समझदारी और मेहनत में होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत की चाबी मेहनत, समझदारी और धैर्य में होती है। अगर कोई चमत्कार भी मिले तो उसे संभालना आना चाहिए, वरना वह मुसीबत भी बन सकता है। मीना का पति सुरेश मीना से बहुत प्यार करता था। उसका प्यार किसी पागलपन से कम नहीं था। शादी के शुरू में तो मीना भी सुरेश के साथ बहुत खुश थी, लेकिन फिर उसे धीरे धीरे सुरेश का असली चेहरा नजर आने लगा। वो मीना पे कड़ी नजर रखने लगा और उसे कहीं भी आने जाने नहीं देता था। सुरेश एक कसाई के दुकान पर काम करता था। एक दिन मीना सुरेश से कहती है, सुनो जी, मुझे अपने मायके जाना है। मेरी एक पुरानी सहेली की शादी है। अच्छा तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अरे मगर मेरी सहेली की शादी में आप जाकर क्या करोगे? और आपको तो काम भी होगा ना। क्या बात है, तुम वहां अकेले क्यों जाना चाहती हो? अब तो मैं साथ ही जाऊंगा, वरना भला कौन बीबी ऐसी होगी जिसे अपना पति को साथ ले जाना अच्छा नहीं होगा। जरूर कुछ गड़बड़ है। अब तो मैं जरूर जाऊंगा। ओहो, आप और आपका शक। ठीक है, चलिएगा साथ में। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि आपको दुकान में काम होगा। मुझे दुकान में कोई काम नहीं है। फिर कुछ दिनों के बाद मीना और सुरेश मीना के मायके जाते हैं। मीना की बचपन की सहेली चंपा की शादी थी। चंपा से मीना इतने वक्त बाद मिलकर बहुत खुश थी। शादी की चमक धमक थी और सभी ढोल बाजे पर नाच रहे थे। तभी कुछ औरतों ने मीना को भी नाचने को कहा। मीना भी इतनी खुश थी कि जाकर नाचने लगी, लेकिन ये सब देखकर सुरेश को बहुत गुस्सा लगा। ये सब क्या हो रहा है? ये मीना ऐसे सबके सामने नाच क्यों रही हैं? अरे देखो तो सब लोग इसी को घुर घुर के देख रहे हैं। मेरी इतनी सुंदर बीबी है, मेरे अलावा कोई इसी नाचते हुए नहीं देख सकता। अभी जाकर रोकता हूँ इसे। सुरेश जाता है और मीना का हाथ पकड़कर उसे खींचकर खोपचे में ले आता है। ये सब क्या है जी? आप मुझे ऐसे खींचकर क्यों ले आए? क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? तुम ये क्या कर रही हो? अरे तुम कोई कुंवारी लड़की नहीं हो जो ऐसे सबके सामने नाच रही हो। तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें नजर नहीं आ रही थी क्या? सब लोग तुम्हें ही घूर घूम कर देख रहे थे। नहीं नहीं, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलो यहाँ से वापस घर चलते हैं। मीना को सुरेश के इस हरकतों से बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती और वापस अपने घर आ जाती। मीना जानती थी कि सुरेश से बहस करके कोई फायदा नहीं होता, मगर कुछ दिनों के बाद सुरेश और मीना की घर की एसी खराब हो जाती है और मीना सुरेश से कहती हैं, अजी देखिए ना, ये एसी खराब हो गई है। आप जरा इसे ठीक तो करवा दीजिए ना। घर में बहुत गर्मी लग रही है। अरे मुझे अभी देर हो रही है। दुकान में लोग आने शुरू हो गए हैं और मैं लेट हो गया हूँ। मुझे लगातार मालिक के फोन आ रहे हैं। मैं शाम को वापस आकर एसी ठीक करवाता हूँ। सुरेश जल्दी में था, इसीलिए वो मीना की बात सुने बिना चला गया। वहीं दूसरी तरफ मीना गर्मी से बहुत परेशान हो रही थी। ओहो, इतनी तेज गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी में तो कुछ काम नहीं कर पाऊंगी। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही कोई ऐसी ठीक करने वाले को बुला लेती हूँ। बाद में सुरेश जी को बता दूंगी। मीना अपने जान पहचान वाले ऐसी ठीक करने वाले को बुला लेती है और घर पे काम कराने लगती हैं। लेकिन तभी पीछे से सुरेश घर वापस आ जाता है। वो किसी जरूरी काम से घर आया था और उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था जिससे कि वो दुकान में काम करता था। वो ऐसी रिपेयर करने वाले को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। कौन है ये और यहाँ क्यों आया है? अरे आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? ये ऐसी ठीक करने के लिए आया है। सुरेश गुस्से में मीना को एक थप्पड़ मार देता है और ऐसी ठीक करने वाले को घर से भगा देता है। जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं शाम को आकर ऐसी ठीक करवा दूंगा, तो तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मौका देखकर उसके साथ भागने की सोच रही थी? क्या आप कैसी फालतू बात कर रहे हैं? इतना शक करना भी ठीक नहीं है। हर वक्त बस शक शक शक। अरे मैं तो तंग आ गई हूँ आपसे। अच्छा, तो तुम मुझसे तंग आ गई है और अब तू मुझसे जबान भी लड़ाएगी। लगता है कि तेरा दिल कहीं और लग गया है, तभी तुझे मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ। रुक, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। सुरेश गुस्से में अपने हाथ में लिए चाकू से मीना की गर्दन पे वार कर देता है। चाकू की धार बहुत तेज थी और मीना की गर्दन कटकर अलग हो जाती है।
अरे ये क्या, मुझे फिर से गुस्सा आ गया। नहीं मीना, तुम मर नहीं सकती। अरे अब मैं क्या करूं, कैसे ठीक करूं तुम्हें? अब कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकता हूं मीना। मुझे कुछ भी करके तुम्हारी ये टूटी हुई गर्दन को ठीक करना होगा। सुरेश खुद में बड़बड़ा रहा था। तभी उसकी पड़ोसी रीना वहां आ जाती है। रीना जमीन पर पड़ी सरकटी लाश देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। नहीं, ये क्या? अरे सुरेश भैया, आपने तो मीना को मार ही दिया। अब मैं जाके सबको बुलाती हूँ। लेकिन रीना भाग पाती उससे पहले ही सुरेश उसे पकड़ लेता है और कहता है, अरे वाह, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई रीना। देखना, मुझसे गलती हो गई और मीना मर गई। लेकिन अब मैं क्या करूं, यही मुझे गुस्सा दिलाती रहती है। पर कोई बात नहीं, मैं अब तेरी गर्दन काट कर मीना को लगा दूंगा, फिर वो एकदम ठीक हो जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो सुरेश भैया? पगला गए हो क्या? अब मीना मर चुकी है, वो वापस जिंदा नहीं हो सकती। छोड़ दो मुझे, अरे मुझे जाने दो। आखिर में रीना खुद को सुरेश के पकड़ से नहीं छुड़ा पाई और सुरेश ने आखिर में उसे भी मीना की तरह मार डाला। सुरेश इस वहम में था कि किसी और की गर्दन लगने से मीना फिर से ठीक हो जाएगी। उसने रीना की गर्दन को मीना के शरीर से जोड़ना चाहा, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। गुस्से में वो यहाँ वहाँ सामान पटकने लगा। सुरेश अब गुस्सा से आग बबूला हो रहा था। उसका दिमाग बिल्कुल ही काम करना बंद हो चुका था। गुस्से में सुरेश घर के बाहर निकल जाता है। सुरेश अपने मन में सोचता है, नहीं, मैं अपनी मीना को ऐसे खो नहीं सकता। अगर इस रीना का सर नहीं लगा तो क्या हुआ? मैं किसी और की गर्दन लगाऊंगा अपनी मीना को। मैं यहाँ सबको मार डालूंगा और उनकी गर्दन को अपनी मीना पर लगाऊंगा। सुरेश खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी उसे सामने से एक औरत आती हुई दिखाई देती है और वो सुरेश के पास आकर उससे कहती है, अरे भाई साहब, बहादुरपुर यहाँ से कितना दूर है? क्या तुम बता सकते हो? सुरेश आव ना देखता है न ताव और उस औरत पर भी चाकू से वार कर देता है। फिर सुरेश उसके सर को भी मीना के शरीर से जोड़ देता है, लेकिन अभी भी मीना वैसी ही पड़ी थी। अब सुरेश हार मानकर वहीं जमीन पर बैठ जाता है। सुरेश खुद से परेशान होकर बातें कर ही रहा था कि तभी मीना की शरीर अपने आप हिलने लगती है और अचानक से वो एक 3 सर वाली चुड़ैल में बदल जाती है। सुरेश ने जो 2 सर काट के लगाए थे वो भी सर बन गए थे। पागल आदमी, तूने मुझे मार डाला और तो और मरने के बाद भी तूने मुझे चैन से नहीं रहने दिया। तूने मेरे शरीर पे ये 2-2 सर भी लगा दिए हैं। अब मैं तेरी वजह से 3 सर वाली चुड़ैल बन गई हूँ। क्या? अरे नहीं, तो अब क्या होगा? मुझे तुम और 2 सर के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। एक काम करो, तुम अब यहाँ से चले जाओ। तुम अपने मायके जाके रह लो। मुझे तो तुम तभी पसंद थी जब तुम्हारा एक सर था। मैं अपने लिए किसी और मीना को ढूंढ लूंगा जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो। सुरेश की बात सुनकर 3 सिर वाली चुड़ैल का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है और वो गुस्से में सुरेश से कहती हैं, ए पागल आदमी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? एक तो तूने मुझे मार डाला, ऊपर से मेरा ये हाल बना दिया और साथ ही साथ 2 और मासूम लोगों को भी मार डाला। और तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं है? तू यहाँ खड़ा खड़ा मुझे ऑर्डर दे रहा है कि मैं अपने मायके चली जाऊं। रुक जा, तेरी तो आज खैर है, रुक, तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल चाकू लेकर सुरेश को दौड़ा देती है। चुड़ैल सुरेश को इतना दूर भगाती है कि सुरेश दूर दूर तक नजर नहीं आता है। डरपोक कहीं का, ये मुझे दोबारा कहीं नजर आ गया ना, इसी के चाकू से इसी का एक एक हड्डी अलग कर दूंगी। अब वापस अपने घर जाती हूँ। चुड़ैल वापस अपने घर आ जाती है और कहती है, वाह, अब जाकर इस घर में आजादी हवा है। मुझे उस आदमी की बकबक सुननी पड़ती थी, ये मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। खैर, जीते जी ना सही, कम से कम मरने के बाद कुछ पल में इस घर पे सुकून से रह लो। चुड़ैल आराम से सोफे पर बैठ जाती हैं, लेकिन तभी उसे एसी याद आता है कि एसी तो अभी भी खराब है। चलो, सबसे पहले एसी वाले मैकेनिक को बुलाकर एसी ठीक करवा लेती हूँ। चुड़ैल एसी वाले को जबरदस्ती पकड़कर ले आई और एसी रिपेयर करवा लिया। उसके बाद वो मजे से अपने घर में रहने लगी।
गांव का एक साधारण लड़का। ये कहानी है राजू की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन वह हमेशा मेहनत से काम करता और अपने सपनों को साकार करने की सोचता। पिताजी, क्या मैं कभी बड़ा आदमी बन पाऊंगा? बेटा, अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। राजू पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन गरीबी के कारण उसकी किताबें पुरानी थीं और कई बार उसे खाली पेट स्कूल जाना पड़ता। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता होती है। बच्चों, जो इस गणित प्रतियोगिता को जीतेगा उसे आगे की पढ़ाई के लिए मदद मिलेगी। राजू पूरी मेहनत से पढ़ाई करता है और प्रतियोगिता जीत जाता है। शाबाश राजू, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। राजू शहर गया, लेकिन वहां नौकरी पाना आसान नहीं था। कई जगह इंटरव्यू दी, लेकिन लोग उसे अनुभवहीन कहकर ठुकरा देते थे। हमें अनुभवी लोग चाहिए, तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं है। राजू ने छोटी सी दुकान पर नौकरी कर ली और साथ में पढ़ाई जारी रखी। उसकी मेहनत देखकर एक ग्राहक प्रभावित हुआ। बेटा, तुम्हारी मेहनत देखकर अच्छा लगा। अगर तुम चाहो तो मेरी कंपनी में एक छोटा सा काम कर सकते हो। सर, मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। और उसे एक कंपनी में काम करने का मौका दिया। सफलता की ओर राजू की ईमानदारी और मेहनत से वह धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया। एक दिन कंपनी के मालिक ने उसे मैनेजर बनाने का फैसला किया। राजू, तुम्हारी मेहनत को देखकर हम तुम्हें मैनेजर बनाना चाहते हैं। धन्यवाद सर, मैं हमेशा अपनी मेहनत से आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। राजू अब सफल हो चुका था, लेकिन उसने अपना गांव और अपने लोगों को नहीं भुलाया। अरे, ये वही राजू है जिसे हम कहते थे कि कुछ नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के बच्चे भी पढ़ाई करें और बड़े आदमी बने। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि गरीब बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिले।